गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे डीसी मशीन के बारे में। तो डीसी मशीन में हमने पढ़ा था स्टेटर के बारे में। स्टेटर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आप खड़े हो ना, एक मिनट। ये जो स्टेटर है वो किसका बना होता है? पढ़िया ही कौन, क्यों कालत पढ़ाया? और ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो बहुत हार्ड हो। स्टेटर किसका बना था? छोटी मशीन में किसका बना होता है? ढलुआ लोहा, नाम सुना? वही बॉडी है, वही स्टेटर है। हाँ, बॉडी स्थिर रहती। बॉडी घूमती है कि नहीं घूमती है? स्थिर रहती, उसे क्या कहते हैं? बस। अब बता कि जो योक है बड़ी मशीन में किसकी बनी होती है? इस बात की। क्यों? और कोई कारण? मजबूत ज्यादा होती है। इसका कार्य क्या है? बिल्कुल सही बात। दूसरा, पोल को सहारा देना। तीसरा, विद्युत चुंबकीय पथ प्रदान करना। ये तीन प्रमुख काम है। ठीक है, आप हो खड़े। हाँ, जाओ जाओ जाओ। आपसे सवाल ये है कि हमारे पास जो, आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ, आपके पास है जो पोल शू है, उसका आकार पोल कोर से कितना होता है? दुगुना। पोल का मुख्य भाग किसे कहते हैं? पोल कोर को। पोल योक होता है, वो कहां होता है? पोल योक कहां होता है? योक के साथ कसा जाने वाला भाग पोल योक होता है। पोल लेमिन शू सहित लेमिनेटेड पोल किसके बने होते हैं? कार्बन स्टील नाम कभी नहीं लिखा हमने। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलाकर रिवेट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। बैठो। ठीक। और किसके डाउट है भाई? हैं? सवाल सीधे सीधे है, आराम से पूछेंगे सवाल। ऐसा कोई गड़बड़ सवाल तो है नहीं। क्यों? आप खड़े हो जाओ फिर। आप बताओ कि हमारे पास जो योक है उसका आकार कैसा होता है? योक का आकार कैसा होता है? वलयाकार। फील्ड वाइंडिंग कहां पर स्थापित होती है? पोल पर। फील्ड वाइंडिंग का प्रमुख काम क्या है? ना, यह आर्मेचर वाइंडिंग का काम है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना फील्ड वाइंडिंग का काम है। फील्ड वाइंडिंग कितने प्रकार की है? नाम बोलो। कौन सी? सीरीज, शंट और कंपाउंड। कौन सी वाइंडिंग है जिसमें पतला तार और अधिक लपेटे काम में लिए जाएंगे? हैं? शंट में। सीरीज में मोटा तार काम में लिया जाता है। क्यों भाई? यही होता है ना? तो इसका मतलब, आप बैठो, इसका मतलब तुम पढ़े नहीं हो, 2 क्लास से आप आए नहीं हो
तो उससे पहले जब आप गए थे तब क्या चल रहा था? अच्छा, क्लास लेके। उससे पहले दिन क्या चल रहा था? तुम किधर जाके बचोगे? मामला ये नहीं है, मामला इतना ही है कि मशीन के जो भाग लिखते हैं इसमें तो कोई कार्य प्रणाली तो है नहीं। भाग तो हमें याद करने ही पड़ते हैं। किसका बना हुआ, इसमें कोई अलग क्या है? कोई समझाने का तरीका भी नहीं। ये तो बना हुआ किसका, वो तो याद ही रखना पड़ेगा। इसका तो और क्या लॉजिक है? कौन सा आकार, याद ही रखना पड़ेगा। तो ये याद रहना चाहिए। हम किसके बारे में देख रहे हैं आज? आर्मेचर के बारे में ना। कल हमने कहां तक पढ़ा था? आर्मेचर वाइंडिंग लिखी थी, बाकी आर्मेचर के बारे में और तो कुछ नहीं लिखा ना। आर्मेचर किसका बना हुआ लिखा नहीं लिखा? लिखा दिया आर्मेचर। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आर्मेचर किसका बना हुआ है? क्या कर रहे हो तुम? तुम पढ़ते ही नहीं हो। ये क्या उत्तर हुआ? किसका बना हुआ कि सर मैं पढ़ता ही नहीं हूं। तो इधर क्या करते हो? अब मैं इसमें यह कह रहा हूं कि इसमें आपको धातु के नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे, और इसका उपाय क्या है? कोई कार्य प्रणाली तो है नहीं जो कुछ ईएमएफ ज्ञात करके दिखा देंगे। सिलिकॉन की पतली स्टील की पत्तियों को जोड़ करके बनाया जाता है आर्मेचर। आकार कैसा होता है? बेलनाकार। कार्य क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न करना। और ये हमारे पास क्या करता है? रोटेटिंग भाग है, गति करता है। यही तो होता है। आप तो पढ़ते हो ना भाई, आप तो पढ़ते ही हो। क्यों बाकी टाइम क्या करते हो? अच्छा, आप फिर खड़े हो। और सब्जेक्ट क्या, आप कौन सा पढ़ा? कल जीके पढ़ी थी यो? सूचना आयोग पढ़ा था, मतलब आप संविधान पढ़ रहे थे यो? तो संविधान में अनुच्छेद 243 किसका है? ग्राम पंचायत संबंधी। और 343 अनुसूचिया पूछ लो। अनुसूचिया है कितनी? मूल 8 ने अनुसूचिया है कितनी? तो 12 है। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? 8। ठीक है नहीं? 9वीं, सवाल सुन लेना मेरे पूरा। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई? सवाल सही है कि नहीं है? हैं? कौन सा वह संविधान संशोधन? इसने का अनुसूचिया पूछ लो। ऑनलाइन वाले भी उत्तर दे सकते हैं भाई, मुझे जीके आता है। कोई 74वां संविधान है क्या? 72वां? 73वां है। 74 में पंचायती राज है। हाँ, तो ये 9वीं अनुसूची है वो हमारे पास किसकी है? भूमि अधिग्रहण की? क्या दल बदल की है? तो भूमि अधिग्रहण की है। ठीक है ना? तो भूमि अधिग्रहण की है। हाँ, तो कौन सा संविधान संशोधन में अभी? नहीं, मुझे तो दादा तूने 1954 बताया है, वो भी मुझे याद है। 1951 में पहला संविधान संशोधन के अंदर 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस हुई थी। सवाल मेरा यह है, छठी अनुसूची क्या है? आप कोई नहीं बताए। छठी अनुसूची
और सातवीं सातवीं अनुसूची सूचियों की सूची है, जिसमें केंद्र सूची, संघ सूची। तो कृषि कौन सी सूची का विषय है? है? कृषि कौन सी सूची में है? समवर्ती के संघ या राज्य? कृषि कौन से का भाई? समवर्ती। अगला सवाल मैं एक शानदार और पूछता हूं, समवर्ती सूची का स्रोत क्या है? कहां से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से। क्या पता फिर, टेक्निकल आ नहीं रहा, जीके तुम्हें आ रहा। तूने इसलिए जीके पे तीर मारा कि सर को जीके नहीं आता। तू क्यों ये फिजिक्स माता बॉडी कर रहे हैं, मैथ माता बॉडी कर रहे हैं, रीजनिंग माता बॉडी कर रहे हैं, टेक्निकल माता बॉडी कर रहे हैं। 100% इनको जीके तो नहीं आता है। तो उसमें भी तू संविधान में आया है। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? चल मैं तुझसे और सवाल पूछता हूं, आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व है। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए ही नहीं हमने, रूस है। बिल्कुल सही है। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में जोड़े गए हैं। क्या पढ़ते हो पता नहीं जी, कितना गड़बड़ कैसे है? हैं? मैं तो सवाल पूछा, सीधे सीधे परीक्षा में आने वाले सारे। फिजिक्स में से करंट कहां से लूं? मतलब संविधान तो हो गया मामला। कुछ और मन की है तो संविधान में कर लेते हैं वार्तालाप। क्यों भाई, ऐसे कोई नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं, हमें सारे सब्जेक्ट में पूछना में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना? चलो फिजिक्स पूछे, विद्युत करंट बोलो ना। हाँ, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट में से, इलेक्ट्रिक करंट में से आपको आता है ना। तो गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम गणित क्या पूछा मैंने? चलो छोड़ो इसको। तो ये बता दे, वोल्ट इंटू मीटर किसकी इकाई है? वोल्ट प्रति मीटर किसकी है? वोल्ट प्रति मीटर बता या वोल्ट इंटू मीटर बता, दोनों की बता दे तो और अच्छी बात। सवाल तो सही है, बताओ फिर। है वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विभव प्रवणता की भी कह सकते हैं। वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स की। ठीक है, चल तेरे तुझे एक और ऑप्शन देते हैं। तेरा इलेक्ट्रिकल खेलते हैं। ये तो मेरा कोर सब्जेक्ट है, तू इधर आया है, तू इधर अनुच्छेद भी ठीक था, 5-4 सवाल और पूछता और कितने पूछ लेता मैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी तू ठीक इधर आ ही गया है। तो बता, एक बहुत आसान सवाल पूछता हूं, वोल्ट की अन्य इकाई क्या है? वोल्ट जूल बराबर है।
वोल्ट की अन्य इकाई थे जूल प्रति कूलाम। लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, ऐसा नहीं है कि नया पूछा मैंने, कॉपी में लिखा हुआ है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, फिजिक्स है। ये तो सवाल आया हुआ है आपके ग्रुप डी का सवाल है। इजी क्या है भाई, ये है तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वोल्ट का ही था। ये तो इजी सवाल में तो था। अब तो आपको क्या टब मैं पूछ सकता हूँ, इजी मेरा आ नहीं रहा है, फिर भी इजी पूछ लेते हैं। तू पूछ इसको एक सवाल, नहीं पूछे तो चलो एक और सवाल को उत्तर दो फिर आप। विद्युत में एक तार है और एल लंबाई का तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, हमने तार को पिघलाकर उसकी लंबाई को आधा कर दिया। तार को पिघलाकर वापस सांचे में डाल दिया, लंबाई क्या कर दी, आधी। बताओ प्रतिरोध क्या हुआ। प्रतिरोध 1/4 हुआ, आधा हुआ। क्यों? R/4 क्यों हुआ, मैं तो ये तो पूछ रहा हूं क्यों। हाँ। चलो चलो सवाल चेंज करते हैं। एक तार है एल लंबाई का, उसका प्रतिरोध है आर। एल लंबाई का एक और तार उसके साथ जोड़ दिया, अब लंबाई हो गई उसकी 2L। अब प्रतिरोध कितना हुआ? अब की बार 4 गुना नहीं हुआ। तार चौड़ा है, चौड़ा नहीं लंबा है, चौड़ा उतना ही है। हाँ, उत्तर सही है आपका। अगला सवाल है हमारा कि न्यूटन प्रति कूलाम किसकी इकाई है? जूल की कहां से आएगी? जूल कहां से आ गया? जूल तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। मैं न्यूटन प्रति कूलाम पूछ रहा हूं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की है ये भी। ठीक है, आवेश का सीजिस मात्रक क्या है? इस आसान सवाल मेरे पास है नहीं, लास्ट सवाल है, कोई बोलेगा नहीं। आवेश का सीजिस मात्रक बताओ और बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। जो बोल दिया वो खड़ा ही होगा सीधा। जूल ऊर्जा का होता है, जूल कार्य का होता है। तू जूल को लेके घूम रहा आज। आवेश का सीजिस मात्रक, अब इससे तो आसान सवाल और नहीं होगा ना कोई, बताओ। तेरे से ये ठीक है, ये भी बता देता। क्यों भाई? बता सकते हैं ना? हैं? हाँ, खड़े हो जाओ फिर, तुम बैठ जाओ। आवेश का सीजिस मात्रक क्या है? ऑप्शन है ही नहीं, जानता भी नहीं ऑप्शन में तो। मैक्सवेल, वेबर, टेस्ला और कूलाम, चारों ऑप्शन ही गलत है। लगा तुक्का किधर लगाएगा, ऐसे कर रहा है। मैं वैसे नींद में तुक्का लगाना है तो देखो कि एक हमें किसी एक अच्छे टीचर ने समझाया था कि एक बंदा मैच देख रहा था, सचिन तेंदुलकर उस समय आउट हो गया था, तो उस बंदे ने कहा देखो राहुल द्रविड़ आउट हो गया, तो इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है दो, कि न वो राहुल द्रविड़ को जानता है न सचिन तेंदुलकर को जानता है, ठीक है ना। तो इसने आंसर बताया मैक्सवेल, न तो इसको पता है मैक्सवेल किसकी इकाई है, न इसको पता है कि आवेश की इकाई क्या है, दोनों भी नहीं पता। कारण होता है ये नहीं, यदि ये पता है इसको मैक्सवेल किसकी इकाई ये भी बता दे, अभी ऑप्शन पड़ा है, इसका मतलब तो दो होता है ना भाई, अर्थ दो निकलते हैं। बता मैक्सवेल किसकी इकाई है, नहीं पता, तो क्यों तुक्का मारा? किसको? मैक्सवेल को जानता था, किधर मिला, बट ऐसा नहीं करना। तुक्का, तुक्का शुद्ध तुक्का होता है। पढ़े करो भाई, पढ़े नहीं करने से क्या मिलेगा? क्यों भाई, क्या कि नहीं है? आप बताओ, उच्च विभव और निम्न धारा के लिए हमें कौन सी वाइंडिंग करनी चाहिए? आवाज नहीं भाई कोई। उच्च विभव निम्न धारा के लिए कौन सी वाइंडिंग करनी चाहिए? ऑनलाइन वाले भी उत्तर दो। अरे आर्मेचर ही तो करेंगे, लेकिन आर्मेचर में कौन सी करूं? वैसे भी मुझे कैसा भी ईएमएफ चाहिए तो आर्मेचर ही करना है, ईएमएफ उत्पन्न करने का काम ही आर्मेचर का है। आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग करूं? सीरीज, शंट या कंपाउंड? शंट, ये तीनों फील्ड वाइंडिंग है। लेप और वेव, उनमें से कौन सी? लेप। लेप हमारे पास होती है जो निम्न विभव उच्च धारा की होती है, और मैंने क्या पूछा था? उच्च विभव निम्न धारा। तो कौन सी वाइंडिंग करोगे? वेव। तो बताओ अगला सवाल, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी है? वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी है? दो होती है, हैं? कौन है विनोद भैया? ऐसा कोई मतलब नहीं ना। क्यों? तू देखने से तो तू तेरी खुन्नस निकालना चाहता है। वो होता है कि एक ही बेइज्जती हुई, दो कमरे में रहते हैं, दूसरे की हो जाए तो दोनों शांति से बैठे रहे। हाँ मैं समझ गया, मैं ये पहले भिड़ते ही कई लाइन बोलती ना, मैं समझ गया कि कम से कम आज पूरे दिन परेशान तो नहीं करेगा। एक बार उसका नंबर आ जाए फिर मामला बराबर हो जाए। चलो, तो इसका मतलब है आप पढ़ते नहीं हो, थोड़ा पढ़ लिया करो। अभी जो कल हमने पढ़ा था उसमें कोई कार्य प्रणाली नहीं थी, वो पढ़ने वाला भाग था, सिंपल भाग था। हम मशीन के भाग ही तो पढ़ रहे हैं कि कौन सी क्या होती है मशीन, तो भाग ही तो पढ़ रहे हैं। भाग तो आपको पढ़ने वाले हो, आप तो पढ़ गए हो, है ना? क्या नहीं भाई, इसमें क्या पूछना तो पड़ता है ना, बिना पूछे तो कैसे पता चलेगा कि क्या? आज कल शादी, आज ये आपको लग रहा है जबकि ऐसा है नहीं। ऐसे भले उसे क्या कुछ भले, इसको पता चला मैं पूछने लगा तो ये आ गया, आया कि नहीं है भाई? तो देखो, हाँ आज आ गया। हाँ आप बताओ कि हमारे पास जो आर्मेचर होता है, और आर्मेचर कौन सी धातु का बना होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का। शूज सहित लेमिनेटेड पोल किसका बना हुआ है? वो भी सिलिकॉन स्टील पत्तियों का। बड़ी मशीन है, उसकी योक या बॉडी किसकी बनी हुई है? इस्पात का। और छोटी मशीन की बॉडी किसकी बनी हुई है? ढलवा लोहे का। बॉडी के प्रमुख कार्य क्या है? पोल को सहारा देना। बिल्कुल ठीक है, तो आप पढ़ गए हो, और तुम तो इसका मतलब अब आपको याद हो गए हैं।
ठीक है, चलो चलो। ये क्या आ गए भाई? देख तो फोटो देख लेते हैं एक बार सब, क्या क्या है। ओके, हम कार्बन ब्रुश से पहले हम पढ़ लेते हैं कम्यूटेटर को। हमारा कम्यूटेटर बाकी है। आप ज्योग्राफी पढ़ के आते तो मैं आपको ज्योग्राफी भी पूछ लेता। स्टैटिक जिक्कत है वो पढ़ के आते, वो भी पूछ लेता मैं। कुछ भी पढ़ के आ जाना। मैंने मजाक मेरे से तू करेगा भी क्यों? हैं? पढ़े हुए तो ही, बिना पढ़े क्या होता है बताओ भाई? पढ़ना तो पड़ता ही है। हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर है जो हमारे पास सेगमेंट यानी खंडों से मिलकर बना हुआ है, और इसमें ये हमारे पास अलग अलग खंड हैं, और ये जो बीच में मैं निशान कर रहा हूँ ना, ये क्या होता है भाई? माइका। माइका हमारे पास विद्युत का चालक है, कुचालक है? विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का चालक। माइका विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का क्या होता है भाई? चालक। ये भी ठीक बात है। ये जो माइका है इसकी मोटाई कितनी है? यह माइका भरा जाता है, उसकी मोटाई कितनी रखी जाती है? 1 mm। कितनी रखी जाती है? 1 mm। ठीक है। कम्यूटेटर जो है ये किसका बना हुआ है? हार्ड ड्रॉन कॉपर यानी कठोर कर्षित तांबा से। इसका कार्य क्या है? मैं पूरा लिखता हूं आज इसमें। शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में परिवर्तित। शुद्ध एसी को स्पंदन डीसी में परिवर्तित कौन करता है? कम्यूटेटर। और एसी को डीसी में बदलने वाला क्या कहलाता है? रेक्टिफायर। इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा? यांत्रिक रेक्टिफायर। मैकेनिकली है, ये यांत्रिक रेक्टिफायर कहलाएगा। पूछे रेक्टिफायर कैसा है, तो आप कहना ये फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसका आउटपुट ऐसा आता है, ये FWR क्या होता है भाई? फुल वेव रेक्टिफायर।
करो नोट। है लेमिनेशन सेलेक। हाँ सेलेक है, लेकिन याद कहाँ रहता है। एक बार तो मैंने आपको भी बहुत चीज़ें बताई है? क्या कह रहे हो? नॉर्मल तांबे की बजाय इसको काम में क्यों लेते हैं? ताकि ये घिसे नहीं, मजबूत रहे। इसके ऊपर कार्बन आएगा, कार्बन घिस जाना चाहिए, ये नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि कम्यूटेटर को बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हार्ड ड्रोन करते हैं, कठोर करते हैं इसको, इसलिए हार्ड ड्रोन को ऊपर करते हैं। तो कठोर कर्षित तांबे से बना होता है। कम्यूटेटर कहाँ पर स्थापित किया जाता है? शाफ्ट पर। आप ये भी लिख सकते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक। और कहाँ पर स्थापित किया जाता है? शाफ्ट पर स्थापित। ये हमारे पास कहाँ पर स्थापित है? शाफ्ट पर। ठीक है। तो विद्युत का कुचालक ऊष्मा का क्या होता है? चालक। मोटाई कितनी होती है? तो आपकी मोटाई होती है 1 mm। माइका हो गया और कम्यूटेटर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद में आता है हमारे पास कार्बन ब्रुश। क्या जाता है? कार्बन ब्रुश।
कार्बन ब्रुश का कार्य क्या होता है भाई? कम्यूटेटर से सप्लाई लेके बाह्य परिपथ को प्रदान करना, ये किसका कार्य होता है? कार्बन ब्रुश का। बाह्य परिपथ को प्रदान करना, ये ना, इसके ऊपर दबाव कितना होता है? 0.1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। किससे बना होता है भाई? तो छोटी मशीन में तो कार्बन का, आवाज नहीं भाई, छोटी मशीन में किसका बना होता है? कार्बन का। और बड़ी मशीन में तांबा, यहाँ क्या कहोगे भाई? तांबा प्लस ग्रेफाइट, इनका बना देते हैं। कार्बन का बनाने के पीछे कारण क्या था? कार्बन एक तो होता है एनटीसी। एनटीसी का मतलब क्या हो गया भाई? कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, जिससे चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा होता ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। ऑक्सीकरण से बचाओ, ठीक है। और ए क्या नेचर है? एनटीसी नेचर है, इसलिए हम किसको प्रयोग कर लेते हैं? कार्बन को। तो ये कार्बन का ब्रुश है, है? समझा नहीं मैं क्या? हाँ, कार्बन ऐसे सेल्फ लुब्रिकेंट है जो है वो बाकी की तुलना में प्रकृति में सॉफ्ट है। यानी कार्बन ब्रुश लगाओगे तो कार्बन खुद घिस जाएगा, कम्यूटेटर को नहीं घिसेगा। ये गुण होता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बन का ब्रुश चेंज करना पड़ता है। हम कभी नहीं कहते हैं कि कम्यूटेटर चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। है? डीसी मशीन में स्थापित किया जाता है, कम्यूटेटर के ऊपर स्थापित किया जाता है, पोल के साथ लगाए जाते हैं। डीसी मशीन में करेंगे ना, डीसी पढ़ रहे हैं अपन तो पूरा। यूनिवर्सल मोटर में इसलिए होता है, यूनिवर्सल मोटर में मशीन है वो डीसी है। आपको यही लिखा मैंने कि संरचना डीसी सीरीज मोटर, और एसी और डीसी पे दोनों पे चलते, अन्य नाम क्या था? एसी सीरीज मोटर, ये लिखा लाइन हमने। और कार्बन ब्रुश का खुद का वैसे प्रतिरोध ज़्यादा है तो स्पार्किंग कम करता है, और स्पार्किंग रोकने के लिए भी उच्च प्रतिरोध के ब्रुश को प्रयोग करना चाहिए। तो स्पार्किंग क्या करेगा? कम। आपको पूछे ना कि कम्यूटेशन को दोष को दूर करना तो क्या करते हैं, तो आप कहते हैं उच्च प्रतिरोध के ब्रुश काम में लेना चाहिए या फिर इंटरपोल काम में लेना चाहिए, यही दो ही तो होते हैं। तो उच्च प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? स्पार्किंग नहीं होगी, तो स्पार्किंग क्या होगी इसमें? कम।
मोटे 0.1 mm लिख दी क्या? एक ही लिखी सही थे, पॉइंट कहाँ लिखी? बहुत से लिख रहा 0.1 0.1 नहीं, मोटे क्या होती है 1 mm होती है, 0.1 mm नहीं है। हैं कई टेंशन है भाई। हैं लिख लिया? दबाव के बिना तो आप, यदि इसका प्रेशर नहीं रहेगा कम्यूटेटर के ऊपर तो कम्यूटेटर से धारा कैसे लेगा? संपर्क तो करना पड़ेगा ना, टच तो रहेगा, टच रहेगा तो बिना दबाव टच थोड़ी रहेगा। यदि मान लो एक चीज नीचे से रगड़ के इसे निकल रही है, ये टच रहेगा तो दबाव के साथ ही टच रह सकता है, दबाव नहीं रहेगा टच रहेगा क्या? इसलिए दबाव रहना जरूरी होता है। और एक आपके है कम्यूटेटर घूमता है, ब्रुश नहीं घूमता ना, ब्रुश तो पोल के साथ लगे होते हैं, ब्रुश तो एक जगह है, कम्यूटेटर घूम रहा है, तो तभी तो वो ब्रुश है कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड पर जाता है, एक खंड से दूसरे खंड पर जाता है तो कम्यूटेशन का प्रभाव आता है, जिसके कारण स्पार्किंग होती है धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण। अब होता है कि पूछा जाए कि ये कितना घिस जाए, तो वैसे तो पूछा है नहीं किसी ने, और पूछा जाए तो देखो 2 है। ये सब मामला खेल निमी ने रचाया है। निमी में एक बुक है थ्योरी की, एक बुक है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल वाली कह रहा 2/3 भाग घिसने पर बदलना चाहिए, और ये कह रहा है 1/3 भाग घिसने पर बदलना चाहिए। और दोनों ही लाइनें किसकी है? निमी की है। ये खेल पूरा निमी ने रचाया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। 1/2/3 का कोई खेल होता ही नहीं है। पूछा जाए कब बदलनी चाहिए तो सवाल एक ही होता है, जब स्पार्किंग होने लगे तो कार्बन ब्रुश को बदल देना चाहिए। बिना स्पार्किंग आपको पता कैसे चलेगा? आप मोटर खोल के बार बार चेक करोगे क्या कितनी घिस गई है? कब पता चलेगा आपको? जब स्पार्किंग करने लगे तो बदल देना चाहिए। स्पार्किंग करने लगे यानी दाब कम हो गया, दाब कम हो गई यानी ज़्यादा घिस गई, तो क्या करोगे? बदल देने चाहिए। स्टैंडर्ड सभी किताबों बीटेक, डिप्लोमा और टाटा मैकग्रा-हिल पियर्सन में यही लिखा हुआ है, जब स्पार्किंग प्रारंभ हो जाए तो बदल देना चाहिए। नीमी ने लिखा 1/3 और 2/3, लिखा जो लिखा कोई बात नहीं। एक लिखने वाला नीमी अकेला, उसने भी अपनी 2 किताबें थी, दोनों में अलग अलग लिखा, और वो सवाल परीक्षा में कहीं पूछा नहीं है। लेकिन आप ITI से पढ़ के आते हो ना कॉलेज में, तो कॉलेज में आपको इसके बारे में जानकारी जरूर दी जाती है, कितना घिस जाए, जबकि कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने ये लिखा है, इसका कोई लेना देना नहीं। आगे क्रॉस। कब बदलना चाहिए? जब स्पार्किंग प्रारंभ हो जाए तो बदल देना चाहिए। और ये देख लेना आप, ITI की थ्योरी किताब में ये है, निमी प्रैक्टिकल में ये है। अब कोई आदमी कहां से इससे उतर लाए? इसका परीक्षा में कभी आया नहीं। उन्होंने 2 किताब लिखी, दोनों में अलग अलग लिख दी, बाकी कोई स्टैंडर्ड किताब लिख नहीं रहा, तो कहां से लाए इनका उत्तर? आएगा क्यों आएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं, स्टैंडर्ड किताब में तो है ही नहीं। तेरे तो डिप्लोमा किया होगा, ITI है केवल है। बचता है ना? हाँ, दोनों केस में बच रहा है। 1/3 घिस रहा है, उसमें 2/3 बच जाता है। जिसमें 2/3 घिस रहा है उसमें 1/3 बच जाता है। बचा हुआ तो दोनों में है। 1/3 भाग घिसा तो 2/3 बचा ही है, और जहां 2/3 घिसा तो 1/3 बचा है। पूरा थोड़ी घिसेगा। तो कब बदलना चाहिए? जब स्पार्किंग प्रारंभ हो जाए। इसके अलावा कोई इसका इलाज है ही नहीं। बिना स्पार्किंग पता कैसे चलेगा?
है कार्बन ब्रश जिसमें फंसी रहती है उसे क्या कहते हैं? तुझे क्या लगता है उसका क्या नाम है? ध्यान नहीं है? आपने मशीन देखी है जहां फंसी हुई थी कार्बन ब्रश? कुछ नहीं है इसमें, आगे दौड़ने की कोई खास वजह होनी नहीं चाहिए। अभी कार्बन ब्रश देखा है, कार्बन ब्रश के बाद में देखो ये हमारे पास डायग्राम पड़ा है हमारे पास। ये जो डायग्राम है कार्बन ब्रश है, ये स्पार्किंग है। इसको हम पीछे जो है इसको ब्रश होल्डर कह दो या रोकर आर्म कह दो। कई जगह ब्रश होल्डर कह देते हैं, कई जगह रोकर आर्म कहते हैं। उसमें स्थापित होता है और यांत्रिक बल के कारण ये लगातार दबाव बना रहता है, तो ये आगे खिसकता रहता है और इसके ऊपर क्या रहेगा, लगातार प्रेशर बना के रखेगा। और जब हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा तो इस कार्बन ब्रश को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। इसके अलावा कोई लॉजिक इसमें नहीं होता, इसमें एक ही लॉजिक होता है। कौन? ये लीड क्या करती है? कार्बन ब्रश, बात सवाल इनका बहुत अच्छा है। तू मुझे एक बात बता, कार्बन ब्रश करता क्या है? एक मिनट भाई, हाँ क्या क्या करता है? फिर किसको देता है? कैसे देगा? तार लगा होगा, बिना तार तो देगा कहां से? धारा बिना तार तो देगा कहां से? कार्बन ब्रश के साथ कनेक्शन तो हो गई, बिना कनेक्शन तो कार्बन ब्रश बाह्य परिपथ को धारा प्रदान कैसे करेगा? इसलिए लीड रखनी पड़ती है। कुछ नहीं बोलते हैं रे, यही बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। लिखो, आप जल्दबाजी में ज्यादा करते हैं। लिखो रोकर आर्म। कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश को होल्ड करता है। कौन करता है भाई? ब्रश होल्डर। और यह कार्बन ब्रश को क्या करता है? होल्ड करता है। पीछे क्या लगी रहती है? स्प्रिंग। इससे क्या बना रहता है? दबाव। ठीक है। एक होता है राइजर, कम्यूटेटर में कोइल जहां जोड़ी जाती है वहां उभरा हुआ भाग है। आवाज नहीं भाई। कोयल जोड़े जाने वाले स्थान पर
क्लियर? कार्बन ब्रुश की फिक्स नहीं, जैसे जितने पोल होते हैं उतने कार्बन ब्रुश लगाए जाते हैं। सामान्यतः आपको पूछा जाता है कितने लगाते हैं, तो दो, एक एन पर एक एस पर, एक प्लस देता है दूसरा माइनस देता है। लेकिन यदि पोल की संख्या होगी, पोल के साथ लगाया जाता है, तो बाकी बाद में सभी एन को एक साथ मिला दिया जाता है, सभी एस को एक साथ मिला दिया जाता है, फिर इसका आउटपुट आता है। वैसे होता है। किसके साथ लगे होते हैं? पोल के साथ। एक जगह क्या रहते हैं? स्थिर। चित्र में क्या है? क्या बनाओगे इसमें? नहीं, फिर क्या बनेगा क्या इसमें? बन गया तुम्हारा, ठीक ही बना। आगे लगा दो कार्बन ब्रुश, पीछे बना दो स्प्रिंग। अब इसमें क्या देखना है? इतना ही करना है, बना दो। अब ये हमारे पास क्या है? तो बियरिंग है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? शाफ्ट। शाफ्ट है, मृदु इस्पात से बनी हुई है। ये हमारे पास बॉल बियरिंग है। अधिकतर मशीनों में हम क्या काम लेते हैं भाई? बॉल बियरिंग काम लेते हैं। और बॉल बियरिंग का कार्य क्या होता है? शाफ्ट पर स्थापित होती है, जैसे शाफ्ट घूर्णन क्या करें आसानी से, तो ये बॉल बियरिंग होती है। हाँ, बेरिंग जितने भी होते हैं उसमें लुब्रिकेशन लगता है, स्नेक ऑयल कह दो उसे, जिससे क्या होता है कि उसमें चिकासी बनी रहे, घर्षण कम हो। घर्षण कम होगा तो मशीन में ऊष्मा उत्पन्न कम होगी, मशीन की दक्षता क्या होगी? ज़्यादा, इसलिए लगाया जाता है। बना लिख लो, और तो क्या लिखना है इसमें? क्या लिखोगे इसमें ना? लिख लो, शाफ्ट मृदु इस्पात का बना होता है। शाफ्ट बॉल बियरिंग, सीधा लिखो शाफ्ट, पॉइंट बनाकर लिख लो डायरेक्ट। सीधा पॉइंट बना के लिख दो। शाफ्ट मृदु इस्पात से बना होता है। शाफ्ट मृदु इस्पात से बना होता है। यह अपने अक्ष पर गति करता है। ये अपने है, हाँ, शाफ्ट तो करेगी अपने अक्ष पर गति, अपने अक्ष पर ही तो गति करती है। ये अपने अक्ष पर गति करती है। नेक्स्ट लिखो, शाफ्ट एंड प्लेट के सारे टिकी होती है। शाफ्ट एंड प्लेट के सारे टिकी होती है। शाफ्ट एंड प्लेट के सारे टिकी होती है। ठीक है भाई।
लिख दिया, ओके। अब हमारे पास आता है ये हमारे पास एंड प्लेट होती है अलग अलग प्रकार की। तो एंड प्लेट हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड। जो कम्यूटेटर की तरफ होती है वो फ्रंट एंड कहलाती है, और जो कम्यूटेटर के विपरीत दिशा में होती है वो क्या कहलाती है, बैक एंड। और उनके सारे क्या टिकी रहती है भाई, शाफ्ट। शाफ्ट और एंड प्लेट के बीच में क्या लगा रहता है, बियरिंग। तो बॉल बियरिंग के सारे तो घूमती है और अपना अक्ष पर गति करती है। इसी के साथ डीसी मशीन का भाग पूरा हुआ। अब इसके आगे है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी मशीन में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगला जो भाग है वो है डीसी जनरेटर। ये सेम ही मटेरियल का, मृदु इस्पात का। छोटी मशीनों में स्लीव बियरिंग काम में ली जाती है, बड़ी मशीनों में बिबेट वाली काम में ली जाती है, लेकिन हमारे उसको कोई लेना देना नहीं है, पूछते नहीं है। बॉल बियरिंग सामान्यतः काम में लेते हैं, जो निम्न व मध्यम गति वाली मशीनों के लिए काम में ली जाती है। किस मशीन, डीसी मशीन में? डीसी मशीन में स्पार्किंग होने का जो प्रमुख कारण है वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन होता है जब कार्बन ब्रुश कम्यूटेटर के एक खंड से दूसरे खंड पर शिफ्ट होता है। उसको रोकने के लिए उच्च प्रतिरोध के ब्रुश काम में लो तथा इंटरपोल विधि को अपनाओ। ये ठीक है। आवाज नहीं भाई। हाँ, डीसी मोटर में मेरे समझ नहीं है तो क्या रहा है। क्या अलग में पढ़ूंगा? डीसी मशीन पूरी हो गई, ठीक है। पढ़ाया कौन है? अब हेडिंग मैंने क्या डाली, जनरेटर। तो मैंने आपको एक बार ही बोला डीसी मोटर पूरी हो गई, डीसी मोटर मैंने शुरू भी की। सीरीज शंटर कंपाउंड फेंक रहा है। मैंने हेडिंग भी डाली कभी डीसी मोटर, मैंने हेडिंग डाली डीसी मशीन, और फिर तो अब खोल पेज पहला। पहला पेज खोलिया, इसी का डीसी का ही पहला पेज खोल। कल आया नहीं था, मैं घर आ नहीं सकता था, मुझे एड्रेस आप देते तो मैं उधर आ जाता। फिर नहीं, तबीयत भले खराब हो, हमारी क्यों खराब करें। हमने आपको वीडियो कोर्स भी दे रखा है। हमने कल लिखा था आराम से, हम पढ़ रहे हैं डीसी मशीन, इसके अंदर हम पढ़ते हैं डीसी मशीन के भाग के पार्ट्स कौन से हैं। जो पार्ट्स है वो जनरेटर और मोटर दोनों में आते हैं। फिर हमने लिखा कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा वो है जनरेटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा वो मोटर। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या है, डीसी के पूरे भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़े डीसी के 4 भाग, स्टेटर, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रश। उन भाग को हमने पढ़ लिया। तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, जनरेटर और मोटर। हेडिंग डाली हमने जनरेटर। तो मैंने तो एक बार ही नहीं कहा कि मोटर, कहीं भी ना मैंने मोटर लिखा है तुझे। तूने बैठे बैठे खुद ने अपने मन से सोचा कि सर सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर पूरी हो गई। मैंने कब बोला मोटर, नाम कहां लिखा मैंने, बता एक जगह बता। मुझे तेरी स्टाइल अच्छी लगी है। इसने कहा डीसी किताब के अंदर जो डीसी मशीन है
वो डीसी मशीन पूरी होती है तो मोटर पूरी हो जाती है। यही तो बोला तूने। हम डीसी को 3 भागों के अंदर अध्ययन करते हैं। पहला है डीसी मशीन, दूसरा है जनरेटर, तीसरा है मोटर। डीसी मशीन में आते हैं पार्ट्स सारे, फिर जनरेटर पढ़ेंगे और मोटर पढ़ेंगे। ये जो पार्ट्स है जनरेटर और मोटर दोनों में काम आते हैं। क्लियर है? तो अब हम जनरेटर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फिर हम मोटर पढ़ेंगे। दोनों ही बहुत टिपिकल है और मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ही, जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हैं एलपी का, तो पढ़ने की खास आवश्यकता है नहीं, खास आवश्यकता है ही नहीं। आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आवश्यकता नहीं थी। मेरा तो रात दिन का काम है भाई यही। दूसरा बीएसपीएसएल के एग्जाम दे रहे हैं, उनके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मशीन के भाग देख लेने चाहिए। ये पढ़ना किसको पड़ता है? यूपीपीसीएल वालों को, इंस्ट्रक्टर वालों को, इनको पढ़ना पड़ता है। मोटर और जनरेटर दोनों टफ भाग है, आसान भाग नहीं है। डीसी वाला ये टिपिकल भाग है, इसके कारण ही मशीन टफ लगती है, वो है डीसी है। जेई में तो और अच्छा लेवल आएगा, ये तो बहुत बेसिक है। डीसी मशीन को चालन मशीन और सेवन मशीन बोलना चाहिए क्या? देखो, डीसी मशीन को चालन मशीन और सेवन मशीन बोलना कोई खास उचित तो है नहीं। चालन का मतलब होता है कंडक्शन, और कंडक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास यदि उष्मा का कंडक्शन है तो उष्मा एक से दूसरे सिरे की तरफ जाती है। और यदि मान लो आप धारा का कंडक्शन कर लो, धारा एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाती है, ऐसी कोई घटना है नहीं। तो कंडक्शन बोलना अच्छी बात नहीं है। हमारे पास हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो कंडक्शन सेवन अच्छी बात नहीं है ना उष्मा के लिए। हो तो सेवन तो बिल्कुल नहीं है। सेवन का तो कार्य होता है द्रव्य और गैसों में। और कोई? कार्बन पुरुष कितने तापमान पर कार्य करता है? कितने पर भी काम करा लो, 3500 डिग्री सेल्सियस पर है गलनांक बिंदु, तो इतना कभी तापमान पहुंचेगा नहीं, तो ताप तो इशू ही नहीं हुआ। अब करें शुरू जनरेटर, ठीक है। और शंकर, ऐसा आपको लगेगा आपका दिमाग गड़बड़ हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो शुरू हुआ है। जनरेटर मोटर है, पड़ी हुई है हैं? यूं? अच्छा, नहीं अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए। ओके, तो पहले पढ़ा हुआ तो आपको पता नहीं चला कि मोटर हमने शुरू नहीं की। क्या है किताब के अंदर, बता तू। डीसी जनरेटर के अंदर स्टार्टिंग में मशीन का भाग दिया जाता है, फिर जब मोटर पढ़ते हैं ना तो लिखे हैं कि वो भाग सेम ही है जो डीसी जनरेटर में पढ़ा है, इसलिए हमने इसको पूरे भाग को अलग पढ़ा है। ठीक है। सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है भाई? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। आवाज नहीं भाई। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। आवाज नहीं भाई। ठीक है। हमारे पास ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सवाल आ जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, यही होता है।
इसके बाद में हमारे पास आता है फ्लेमिंग के नियम। क्लियर? नहीं लिखा? लिखो भाई जिन्होंने लिखा। ओके, अब देखो भाई, फ्लेमिंग का नियम है हमारे पास दो। तो आवाज नहीं भाई, शंकर बता, दो नियम कौन से होते हैं भाई? दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ठीक है। अब देखो, दाएं हाथ के नियम में हमारे पास ये दाएं हाथ है, तो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये क्या लगी? मध्यमा। तो थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है। तो अंगूठा हमारे पास क्या बताएगा भाई? चालक की गति। ठीक है। तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। मध्यमा क्या बताएगी? हाँ, प्रेरित ईएमएफ की दिशा या उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, एक ही बात है। ठीक है। अब हमारे पास आता अगला, अंगूठा हमारे पास क्या बताता भाई? चालक की गति। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा है प्रदान की जाने वाली धारा की दिशा। शंकर, सवाल ये है कि ये जो है ना हमारे पास दाएं हाथ का नियम, ये डीसी जनरेटर के लिए लागू हो रहा है, और ये जो है वो डीसी मोटर के लिए लागू हो रहा है। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? केवल तू ही बता। आपको मैं बताऊं, आप ऐसे ऐसे कितने करो, इससे कुछ नहीं होना है।
बताओ क्यों? मैंने उत्तर तो खुद ने बताया आपको, मैं तो क्यों पूछ रहा हूं? बात कायदे की नहीं। चुंबकीय बल का काटने पर ईएमएफ उत्पन्न करता ही है, और वो तो मोटर जनरेटर का ही काम है ना। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा दोगे तो विद्युत ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। बताओ जनरेटर को क्या ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाएगा? सिंपल सवाल पूछो, आवाज नहीं। और मोटर को बता, मोटर को क्या ज्ञात करने के लिए काम लिया जाएगा? तीन चीजें आपके सामने लिखी हुई है, नहीं पता चल रहा? तो धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए मोटर को काम में नहीं लिया जाता, वो तो हम देते हैं, धारा तो खुद देते हैं, हमें पता है। चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, मोटर को काम लेते हैं ये चालक की गति ज्ञात करने के लिए। पूछे कि चालक की गति ज्ञात करनी है तो बताइए कौन सा नियम लगेगा? तो आप कहना बाएं हाथ का नियम। और ईएमएफ ज्ञात करना है तो आपके पास कौन सा नियम लगेगा? दाएं हाथ का नियम। ठीक है, यही फर्क है इसमें। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ है, वो हमारे पास दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करना है। ज्ञात क्या किया आपने? ईएमएफ ना, तो कौन सा लगा? दाएं हाथ का नियम। क्योंकि दाएं हाथ का नियम का कार्य है विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, और बाएं हाथ का नियम है चालक की गति ज्ञात करना। ऐसा मामला है। जनरेटर की घुमाव दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? जनरेटर की घुमाव दिशा कभी भी ज्ञात करनी नहीं होती है, ये तो कोई पागलपन वाला सवाल है। क्योंकि जनरेटर में तो घुमाव तू खुद देगा तो ज्ञात ही है, तभी तो देगा। ज्ञात करके कहां जाएगा? किसने कहा जनरेटर में घुमाव की दिशा ज्ञात करनी है? जनरेटर में घुमाव तो देना पड़ता है। तू इधर दे रहा है ऐसे, तो ये है दिशा। तू उल्टा दे रहा है तो दिशा क्या है? ये तो जनरेटर में घुमाव ही तो अपने कंट्रोल में नहीं पूछते हैं। आईटी को बदनाम मत करो, आईटी में कोई नहीं पूछता ऐसा। कभी भी जनरेटर में घुमाव दिशा क्यों ज्ञात करो? जनरेटर में तो घुमाव आप प्रदान करोगे, और मोटर में तो धारा आप दोगे, ये कभी ज्ञात नहीं किया जाता। तो मोटर में क्या ज्ञात किया जाता है? चालक की गति। और जनरेटर में क्या ज्ञात की जाती है? ये नीचे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्हीं को इंगित करता है। जनरेटर क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। ये तेरे घुमाने की दिशा पर निर्भर करेगा, कोई जरूरी नहीं है कोई सा भी। तूने यदि उसको उल्टा घुमाना शुरू किया तो वैसे घूमेगा, और ऐसे घुमाएगा तो वैसे घूमेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जनरेटर का कोई रूल नहीं है कि क्लॉक घुमाओ एंटी क्लॉक घुमाओ, खुद का तो कोई रूल है नहीं उसका। क्यों भाई? ओके। मोटर में जरूर पूछा जाता धारा की दिशा प्रदान की, तो बताओ गति की दिशा क्या है? ये सवाल किसके लिए होता है? जनरेटर के लिए क्यों होगा? मोटर में तो धारा दोगे और घूमेगी तो मोटर है। जनरेटर में तो खुद घुमाएंगे तो सवाल ही नहीं है, हैं? इसके लिए बताएंगे ना, मोटर के लिए। मोटर पूरा पढ़ेंगे, ऐसे क्यों तनाव ले रहा तू? तुझे क्यों लग रहा है कि शंकर की तरह मोटर हो गई? नहीं, आराम से देखो। ये जो लिखा हुआ है मैं बताऊं आपको, दाएं और बाएं में, इसमें आप फ्लेमिंग के दाएं बाएं से रिलेटेड जनरेटर मोटर से कोई भी सवाल पूछो, इसके अंदर पड़ा है। पूछेगा मोटर क्या ज्ञात करें, मोटर के लिए गति का कौन सा नियम लगता है? बाएं हाथ का।
ठीक है, और कौन सा क्या ज्ञात करता है वो हमें लिख दिया। तो मोटर है जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या ज्ञात करता है? चालक की गति। डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल किस नियम से ज्ञात होगा? मोटर जरूर लिखा, लेकिन ज्ञात क्या करा है उसने? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल के लिए क्या लगेगा? बस, क्लियर। अब होता है हमारे पास आवाज मत करो भाई, क्या हुआ? बी हमारे पास क्या होता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। आवाज मत करो भाई। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अधिक होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा, ठीक है ना। एल हमारे पास क्या होती है भाई? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो भी ईएमएफ हमारे पास क्या होगा? ज्यादा। वी होगा चालक का वेग। साइन थीटा होता है चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण। और ध्यान रखें, यदि ये दोनों समांतर है, समांतर है तो थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री। इसका मतलब है कि चालक ने चुंबकीय क्षेत्र को काटा नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब दोनों समांतर चल रहे हैं तो आपस में काटते हैं क्या? नहीं, काटा नहीं है तो थीटा कितना है? 0। और थीटा 0 है तो E बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? 0। यदि लंबवत है, लंबवत है तो थीटा कितना डिग्री होगा? 90। इसे हम क्या कहते हैं? समकोण। और जब समकोण होता है तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1। तो आप कहेंगे ई हमारे पास क्या होगा? अधिकतम। बी एल वी। और ये हमारे पास मान क्या आता है? अधिकतम। क्या मान आता है? अधिकतम। तो लंबवत में अधिकतम और समांतर में 0। सवाल ये है दोनों, बाकी थोड़ी पूछते हैं, कहानी तो यही पूछते हैं।
हो गया भाई। चलो, अब हमारे पास आता है इसमें विद्युत वाहक बल का समीकरण। बताओ सूत्र, बताओ क्या होता है भाई। E बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए, यही होता है। इसमें आप ये कहते हैं फाई आपके पास क्या है, क्या होता है भाई, चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल। जेड होती है चालकों की संख्या, एन होती है घूर्णन गति, किस में होती है भाई, आरपीएम में। पी होती है पोलों की संख्या, ए है समांतर पथों की संख्या, जेड है हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल, सॉरी फाई जेड है चालकों की संख्या, एन घूर्णन गति, पी पोलों की संख्या, और ए क्या है, समांतर पथों की संख्या। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है लेव, एक होती है वेव। और जो वेव वाइंडिंग होगा ना, तो हमारे पास समांतर पथों की संख्या कितनी आएगी, 2, और लेव वाइंडिंग में क्या आएगी, पोलों की संख्या के बराबर। लिख लो भाई। अब डीसी जनरेटर का क्लियर, ठीक है। अब अगला सवाल है आपका, आवाज़ नहीं भाई, फ्लक्स है हमारे पास 4 मिली वेबर, चालकों की संख्या है 600, घूर्णन गति है 750 आरपीएम, 4 पोल, वेव वाइंडिंग है, ई का मान ज्ञात करो। कोई गड़बड़ नहीं करें, उत्तर निकालो सभी।
60। फाई बराबर 4 मिली वेबर है, जेड 600 है, एन 750 आदमी, 4 पोल वेव वाइंडिंग है, 60। ई बराबर फाई जेड एन बटा 60, आवाज नहीं भाई, पी बटा ए। फाई कितना है भाई 4, मिली का मतलब 10 की घात माइनस का 3, जेड का मतलब 600, एन का मतलब 750 बटा कितना है भाई 60, इनटू पोल कितना है भाई 4, और वेव वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी 2, यही है ना, ठीक है। अब देखो कि आपके पास 2 और 1 3 जीरो है, 3 जीरो से ये कैंसिल हुआ, 6 से काटो तो 10 आएगा और ये 6 कैंसिल हुआ, 2 से काटा तो ये आया हमारे पास 2, तो देखो हैं, अब देखो वो तो ऐसे ही हो गया, 75 इंटू 2 150 तो हो गए 15, 15 चौक 60, तो 4 गुणा 75 गुणा 2 बटा 10 बराबर कितना है भाई 60, यही मामला है। आ गया 300 आ गया, नहीं क्या कहाँ गड़बड़ी हुई है, नहीं करोगे तो 18 नहीं आएगा, मिलीमीटर में चेंज नहीं करोगे तो 60,000 आएगा। अठारह कैसे आया, इस मिलीमीटर के अलावा, इसके अलावा बाकी सब सही सही रख दिए, हेलो, मिलीमीटर के अलावा तो सब सही सही रख दिए, नहीं वो तो मुझे पता ही है, और क्या करोगे इसमें, गुणा ही गलत करोगे, तो इसके गुणा के भरोसे अटका रही क्यों। क्लियर, तो पढ़ लो इनको, कल हम थोड़ा बहुत जनरेटर और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जोधपुर 2-3 दिन के लिए, तो फिर हम आएंगे मंडे को। क्यों मतलब जोधपुर जाऊंगा, क्यों मतलब क्या, उधर भी बच्चे हैं, आ जाना, संडे जोधपुर खुला पड़ा है। हाँ कल तो मेरी क्लास है, उसके बाद में 3 दिन तक मैं नहीं हूं। कहां पर 3 दिन में कौन सा सिलेबस कवर करूंगा, मैं वहां टेक्निकल पढ़ाता थोड़ी हूं, वहां दुर्ग सर पढ़ाते हैं पूरा, मैं तो मॉड्यूल 2 है जो कभी कभार पढ़ाता हूं, और अभी CPD 2 के टाइम ड्राइंग पढ़ाता हूं, तो अब कुछ बच्चों की ड्राइंग बाकी है तो ड्राइंग पढ़ूंगा, और बाकी कुछ बच्चों को अलग अलग प्रकार के डाउट्स आते हैं वो सॉल्व कराएंगे, बाकी तो वहाँ पूरी टीम है ना, यहाँ से मैं ऐसा नहीं है जाकर के पूरे दिन आ जाओ और बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, अपना काम सब सिस्टमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक चल जाता है, ठीक ही है, इधर बैठे हैं पढ़ा देते हैं, क्यों भाई आपको लगेगा ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं तो दूसरा मास्टर भेज देंगे। अभी क्या है, अभी हमारे पास कई कॉल आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे टीचर फ्री हो रखे हैं, सारे ही फ्री हो गए, वो सभी फ़ोन करते हैं कि आप रख लो हमें, हम कहते हैं क्या करेंगे हम हैं, कॉलेज छोड़ के बैठे नहीं, कोचिंग वाले भी तो फ्री हो गए ना सारे,
जैसे पहले जयपुर में पढ़ाने वाले 5-4 टीचर थे, वो सब फ्री हैं लगभग। बाकी जितनी भी जगह पढ़ा रहे हैं वो भी टीचर फ्री है। टेक्निकल की कोचिंग बहुत ही कम हो गई ना, ऐसे हो गए खत्म। क्योंकि भर्ती आई थी लोको पायलट की छोटी, पदों की संख्या बाद में बढ़ी, बाद में कुछ हुआ नहीं, और आगामी कोई भर्ती आती दिख नहीं रही। ऐसा केस पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, अभी एमपी में एक भी टेक्निकल कोचिंग नहीं है, हरियाणा में एक भी टेक्निकल कोचिंग नहीं है कायदे से, ठीक है ना। और यूपी में छोटी मोटी है जो मतलब हिसाब से चलती है, बाकी खास नहीं है। तो ऐसा मामला है, ये मामला इसीलिए हुआ है कि इस प्रकार से मामला चलता है। मेरा मामला सब जगह ठीक है। अभी बिहार की वैकेंसी आई हुई है, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ऑफलाइन बैच। यूपी पॉसिबल नहीं होगा, आना जाना, फिर वो ऑफलाइन बैच वहाँ जाने का मतलब यहाँ छोड़ना है, तो कायदे की बात है ना। जैसे जोधपुर से आया था तो मुझे नहीं लगा था हम जोधपुर छोड़ेंगे, लेकिन पता चला धीरे धीरे छोड़ दिया, इसलिए मैं और आगे छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, जयपुर ऐसे अच्छा है, मतलब इधर रहते हैं तो मन लग जाता है। जोधपुर खाने पीने में जोधपुर अच्छा है, खाना अच्छा मिलता है उधर, होटल सब। बाकी रहने में इधर ये ठीक है, सारा ही मामला ठीक ही है। मिठाई अच्छी है वहाँ, ये नमकीन भी प्रकार के सारी चीज़ अच्छी है।